तो बात कुछ ऐसी है, अगर आप सोच रहे हैं कि गर्मियां हर साल बढ़ती ही जा रही हैं, तो 2026 का साल शायद हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। इस तज्जिए में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौसम के बदलाव को समझेंगे जो आने वाले वक्त में करोड़ों जिंदगियां बदल सकता है। अगर भारत 2026 में एक सुपर एल नीनो ये तैयार हो रहा है, तो याद रखिए, इसका मतलब सिर्फ थोड़ी ज़्यादा गर्मी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है समंदर के गर्म होने से आने वाली जानलेवा हीट वेव्स, कमज़ोर मानसून, खाने पीने की चीज़ों की आसमान छूती कीमतें और एक ऐसी खामोश पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जिसका असर हर आम इंसान की ज़िंदगी पर पड़ेगा। इस पूरी कड़ी को समझना इस वक्त हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। आज के इस तज्जिए में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत सिंपल। पहले हम 1877 की कहत के हिस्टोरिकल वार्निंग देखेंगे, फिर एल नीनो की साइंस समझेंगे, इसके बाद क्लाइमेट मल्टीप्लायर इफेक्ट और ज़मीनी असरात की 4 तहें, और आखिर में इस खामोश हेल्थ क्राइसिस और बचाव के तरीकों पर बात करेंगे। ओके, तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द 1877 फैमिन वार्निंग। ये एक ऐसी तारीखी मिसाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। ख्याल करें, 2 करोड़ लोग, जी हां, लगभग 20 मिलियन लोग ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी से लेकर चाइना, ब्राजील और सदर्न अफ्रीका तक साल 1877 में एक आलमी कहत यानी ग्लोबल फैमिन का शिकार हो गए। ये कोई आम गर्मी नहीं थी। इस एक इवेंट ने लिटरली पूरी दुनिया का निजाम हिलाकर रख दिया था। हर सड़क, हर गांव में भूख और तड़प से होने वाली मौतों का मंजर था। अब यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल दिमाग में आता है, आखिर बिना किसी जंग, बिना किसी भूकंप या बीमारी के इतना बड़ा ग्लोबल फैमीन आ कैसे गया? मतलब अमेरिका के मिनेसोटा में तो इस साल को द ईयर विदाउट अ विंटर तक कह दिया गया था। सर्दियां बिल्कुल गायब ही हो गई थीं। तो इस तबाही के पीछे आखिर कौन सी नेचुरल ताकत छुपी हुई थी? यहां एंट्री होती है हमारे दूसरे हिस्से की, एनाटॉमी ऑफ एल नीनो, जिसे अ लिटिल बॉय विद ग्लोबल पावर भी कहा जाता है। दरअसल 1877 की तबाही की असली वजह कोई अर्थक्वेक नहीं था। ये एक ओशियानिक एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन था जिसे 17वीं सेंचुरी में पेरुवियन मछुआरों ने बड़ा प्यारा सा नाम दिया, एल नीनो, यानी एक छोटा सा बच्चा। पर इसका असर बिल्कुल छोटा नहीं होता। नॉर्मल हालात में क्या होता है, पैसिफिक ओशियन के ऊपर हवाएं ईस्ट से वेस्ट चलती हैं और गर्म पानी को एशिया की तरफ ढकेलती हैं। लेकिन एल नीनो में ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं, गर्म पानी वहीं ठहर जाता है और ठंडा पानी ऊपर आ ही नहीं पाता। नतीजा, पूरी दुनिया के बारिश, हवा और गर्मी के पैटर्न्स टोटली तबाह हो जाते हैं। और हाँ, यूरोप के वेदर फोरकास्टिंग सेंटर ECMW के लेटेस्ट मॉडल्स बताते हैं कि यही सुपर एल नीनो पिछले 140 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2026 में वापस आ रहा है। और यही खबर हमें ले आती है तीसरे हिस्से की तरफ, द क्लाइमेट मल्टीप्लायर इफेक्ट, एक बेहद खतरनाक नई शुरुआत। अब आप जरा इसे समझें। नोआ ने 2026 के मई से जुलाई के बीच इस सुपर एल नीनो के बनने की प्रेडिक्शन की है। और ये हिस्टोरिकल साइकिल से इतना ज़्यादा डरावना क्यों है? पहले जब एल नीनो आता था तो टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन से बस लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता था। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा बेसलाइन टेम्परेचर पहले ही 1.4 डिग्री बढ़ चुका है। अगर उसमें 2026 के एल नीनो का 1.5 डिग्री और जोड़ दें तो ये अनॉमली सीधा 2.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाती है। इंसानी इतिहास में हमने मिलकर इतना बड़ा टेम्परेचर जंप आज तक कभी फेस नहीं किया। इसको थोड़ा आम जिंदगी के मिसाल से समझते हैं। ये खतरा बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक कमरे में खड़े हों जिसका टेम्परेचर पहले ही 40 डिग्री सेल्सियस हो और वहां कोई आकर एक बड़ा सा स्पेस हीटर ऑन कर दे। सोचकर ही घुटन महसूस होती है ना? एक ऑलरेडी गर्म होती हुई धरती पर सुपर एल नीनो का आना ठीक यही असर डालता है। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, 4 लेयर्स ऑफ इम्पैक्ट। जब ये फिनोमेनन आएगा तो इसका मॉनसून, ज़राअत, गर्मी और हमारी मईशत पर क्या डायरेक्ट असर होगा? देखें, समुद्र की इन हवाओं के ज़मीन पर आने से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। सबसे पहली बात, एल नीनो अपने पीक पर तब होगा जब भारत में मॉनसून का अहम वक्त होता है। इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बिलो नॉर्मल मॉनसून प्रिडिक्ट किया है। और मसला पता है क्या है? भारत की 51% खेती पूरी तरह इन्हीं बारिशों पर डिपेंड करती है। बारिश कम हुई तो फसलें डायरेक्ट हिट होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब फसल हिट होगी तो इसका तीसरा लेवल का असर हमारी इकोनॉमी पर आएगा। एक सुपर एल नीनो साल में खाने पीने की चीजों में यानी फूड इन्फ्लेशन में 9% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। उन आम लोगों के लिए तो ये एक अजाब है जो ऑलरेडी महंगाई से लड़ रहे हैं और जिनके पास फाइनेंशियल सेफ्टी नेट नाम की कोई चीज नहीं होती। इसके बाद चौथी लेयर आती है जो सबसे जानलेवा है, एक्सट्रीम हीट वेव्स। दिल्ली का 2024 का डेटा ही देख लीजिए। दिन का तापमान तो 1.8 डिग्री बढ़ा,
ठीक है, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक उछल गया। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। शहरों का कंक्रीट दिन भर गर्मी एब्जॉर्ब करता है और रात में धीरे धीरे रिलीज करता है। हीट वेव का असली खतरा सिर्फ दिन में नहीं है। खतरा तब है जब रात में तापमान कम नहीं होता और जिस्म को रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता, जिससे हीट स्ट्रोक का रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सारी सिचुएशन अब एक पॉलिसी फेलियर और एक खौफनाक पब्लिक हेल्थ इशू बन चुकी है। तो अब देखते हैं हमारा 5वां हिस्सा, द साइलेंट हेल्थ क्राइसिस, इनफॉर्मल वर्कर्स और पॉलिसी गैप्स। आखिर में इन सब से गुजरना किसको पड़ता है? उन 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स को जो सिक्त धूप में काम करते हैं और एसीज तो छोड़िए, पक्की छत तक अफोर्ड नहीं कर सकते। रिक्शा चलाने वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स। डेटा सच में परेशान करने वाला है। सिर्फ 1 डिग्री तापमान बढ़ने से इन मजदूरों की रोजाना की कमाई में 14% की गिरावट आती है और सीवियर हीट वेव में ये आमदनी 40% तक गिर जाती है। क्यों? क्योंकि बर्फ, दवा और ठंडे पानी पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और गर्मी में बॉडी थकने की वजह से प्रोडक्टिविटी वैसे ही खत्म हो जाती है। मौतों के आंकड़े भी बहुत कुछ बयान करते हैं। 2000 से 2020 के बीच एनसीआरबी का डेटा कहता है कि लगभग 20,000 मौतें हुई हैं और आईएमडी कहता है तकरीबन 10,000। लेकिन जरा इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स पर नजर डालिए। हर साल भारत में लगभग 1.5 लाख यानी 150,000 लोग हीट वेव से अपनी जान गंवा रहे हैं। ये गैप इसलिए है क्योंकि डॉक्टर्स डेथ सर्टिफिकेट पर आमतौर पर कार्डियक अरेस्ट या डिहाइड्रेशन तो लिख देते हैं, पर उसके पीछे की प्राइमरी वजह यानी एक्सट्रीम हीट को कभी ओपनली एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता। और इन खामोश मौतों के पीछे एक बड़ा पॉलिसी गैप है। भारत में 12 ऐसी आफात हैं जिन्हें ऑफिशियली नोटिफाइड डिजास्टर माना जाता है। कोल्ड वेव तो इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन हीट वेव इस लिस्ट से कंप्लीटली गायब है। 2024 में संसद में भी क्लियर कर दिया गया था कि हीट वेव को इस लिस्ट में डालने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। अब इसका नुकसान क्या है? अगर ये नोटिफाइड डिजास्टर बन जाए तो हर कन्फर्म्ड मौत पर 4 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन देना मैंडेटरी हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी की वजह से लोग अपने हक से महरूम हो रहे हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, मिटिगेशन एंड ग्राउंड रियलिटीज। बहरान बिल्कुल सर पर खड़ा है, तो अमली तौर पर किया क्या जा रहा है? हम सब जानते हैं कि 2026 आ रहा है। हमें यह भी पता है कि मैच्योर पेड़ आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं, पर एक्चुअल जमीनी हकीकत क्या है? 2015 से 2019 के बीच का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखें। डेवलपमेंट के नाम पर हमने सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पौधे लगाए, वो भी उन जगहों पर जहां लोग कम ही जाते हैं, लेकिन उसी दौरान हमने 18 स्क्वायर किलोमीटर के घने और मैच्योर पेड़ काट दिए। ये रियलिटी चेक सच में हमारी एनवायरमेंटल प्लानिंग पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। लेकिन इन सब के बावजूद एज इंडिविजुअल्स हम क्या कर सकते हैं? कुछ आसान प्रैक्टिकल स्टेप जरूर हैं। सबसे पहला काम, अपने मोहल्ले और कम्युनिटी में पुराने मैच्योर पेड़ों को कटने से बचाएं। गर्मी में रेगुलरली हाइड्रेट रहें और ORS हमेशा पास रखें। जो आउटडोर वर्कर्स हैं जैसे गार्ड्स या डिलीवरी पर्सन्स, उन्हें ठंडा पानी और छांव ऑफर करें। और अगर थोड़ी इस्तेतात हो तो सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ताकि पावर ग्रिड पर से लोड कम हो। बिल्कुल वैसे जैसे वॉर टॉर्न सीरिया में लोगों ने बढ़ती जरूरत और सस्ते सोलर पैनल्स का फायदा उठाकर खुद ही एक सोलर रेवोल्यूशन शुरू कर दिया था। अब आखिर में मैं एक संगीन सवाल पर इस तज्जिए को रोकना चाहूंगा। जरा सोचिए, जो बच्चे 2026 में पैदा होंगे, जिन्होंने शायद 35 डिग्री वाली एक नॉर्मल और एंजॉयबल गर्मी कभी देखी ही नहीं होगी, क्या उनके लिए 45 डिग्री की झुलसा देने वाली आग ही चाइल्डहुड मेमोरीज का नया बेसलाइन बन जाएगा? ये जरूर सोचिए। इस आने वाले वक्त से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। बेदारी और तैयारी आज ही करनी होगी।